बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में अन्याय हुआ है, लेकिन यह अन्याय भाजपा या किसी और ने नहीं बल्कि अनजाने में उन्होंने खुद अपने साथ किया है। यह बात सही है कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी करने में वक्त ने भी उनका साथ नहीं दिया। पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लाल कृष्ण आडवाणी ने अपना पूरा जीवन पार्टी और राजनीति में खपा दिया और जिन लोगों को भाजपा को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने का श्रेय जाता है उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम अग्रणी है। आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए, कभी लौह पुरुष और कभी पार्टी का असली चेहरा। क्या आज आडवाणी के युग का अंत हो गया है? दोस्तों, आज के वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वीडियो में आपको आडवाणी जी की वो गलती भी जानने को मिलेगी जिसे अगर वो न करते तो शायद वो राष्ट्रपति तो बन ही जाते। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में मैंने अपनी भी राय दी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से 182 सीटों तक पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली जिसने पार्टी के जनाधार को व्यापक विस्तार दिया। यद्यपि आडवाणी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर इस यात्रा के बाद आडवाणी का राजनीतिक कद और बड़ा हो गया और उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बना पाने में सफल रही, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आडवाणी प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी के स्वाभाविक उम्मीदवार थे और राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता होने के कारण संघ परिवार का पूरा आशीर्वाद उनके साथ में भी था। क्योंकि पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था और उसे सरकार बनाने का निमंत्रण सिर्फ सबसे बड़े दल के रूप में मिला था, इसीलिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की अन्य सहयोगी दलों में स्वीकार्यता बहुत महत्वपूर्ण कारक थी। इस स्थिति का अंदाजा आडवाणी को भी था, इसीलिए आडवाणी ने स्वयं वाजपेयी को आगे करके सबको चौंका दिया। यद्यपि यह सरकार केवल 13 दिन ही चल पाई थी। एक और कारण था, 1996 के चुनावों से पहले कांग्रेस के नरसिंह राव ने विपक्ष के बड़े नेताओं को हवाला कांड में फंसाने की कोशिश की थी। उस समय आडवाणी ने सबसे पहले इस्तीफा देकर कहा था कि वे इस मामले में बेदाग निकलने से पहले चुनाव नहीं लड़ेंगे और 1996 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। बाद में भाजपा को पुनः सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन स्थितियां वही थी। पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और सहयोगी दलों पर पूरी तरह से निर्भर रहते हुए सरकार बनाना था। इसीलिए वाजपेयी के नेतृत्व में ही सरकार बन पाई। यह सरकार भी सिर्फ 13 महीने चल पाई। 1999 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला और इसमें भी वक्त ने आडवाणी का साथ नहीं दिया और वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। कहा जाता है कि 2002 में आरएसएस ने एक बार फिर आडवाणी की ताजपोशी की कोशिश की जो परवान नहीं चढ़ सकी, लेकिन वाजपेयी ने 2004 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की, जिसके साथ आडवाणी घोषित रूप से भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए। दुर्भाग्य से भाजपा को सफलता नहीं मिली और कांग्रेस ने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार का गठन कर लिया और किस्मत ने लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री की जगह नेता प्रतिपक्ष बना दिया। 2005 में वे कराची के दौरे पर गए जो कि उनका जन्म स्थान है। पाकिस्तान जाकर आडवाणी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाए और उनकी तारीफ की और उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष नेता बता दिया। अपनी समझ में उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, लेकिन उल्टे उसने उनका राजनीतिक जीवन एक तरह से खत्म कर दिया। जिन्ना के बारे में जो उन्होंने बात की थी वो पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए नहीं थी, वो भारत में अपनी एक उदार छवि बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करके वो खुद अपने जाल में ही फंस गए। यह बात आरएसएस के गले नहीं उतरी और आडवाणी को विपक्ष के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में पार्टी के निर्देश पर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 2004 और 2009 की लगातार 2 चुनाव की हार और लोकसभा में घटती संख्या के बाद एक जमाने में उनकी छत्र छाया में पलने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, जिसे आडवाणी पचा नहीं पाए। 2014 के चुनाव में जिस तरह उन्होंने मोदी के आने का विरोध किया, उससे लगता था कि उनकी इच्छा थी कि पार्टी उन्हें एक मौका और दे। अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि प्रधानमंत्री के पद के लिए पहले से किसी उम्मीदवार की घोषणा की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोदी के पक्ष में दबाव इतना था कि आडवाणी साइडलाइन हो गए। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के उनके विरोध के कारण मोदी से उनके संबंधों में गर्मजोशी भी खत्म हो गई, अन्यथा वह राष्ट्रपति तो बन ही जाते। 2014 में नरेंद्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया, जो कि 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को मिला था। अब भाजपा का सहयोगी दलों के ऊपर निर्भरता भी खत्म हो गई थी और इसीलिए वह अपने एजेंडे पर स्वतंत्र होकर काम कर सकती थी। अगर नरेंद्र मोदी
मोदी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी को 84+ की आयु में पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता तो कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता तो शायद भाजपा को यह सफलता हासिल नहीं हो सकती थी। जब यह चुनावी सफलता 2019 में दोहराई गई तो निश्चित रूप से भाजपा और आरएसएस की दूरदृष्टि की पुनः पुष्टि हो गई और जिसने भारत एवं भाजपा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। जो भी हो, पार्टी के आज तक के इतिहास का अहम अध्याय है लाल कृष्ण आडवाणी और जब भी बीजेपी पार्टी के इतिहास की बात होगी, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की चर्चा के बिना वह अधूरी ही रहेगी। जब भी कभी अयोध्या में राम मंदिर के भव्य पुनर्निर्माण की चर्चा होगी, लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आप अपने विचार या सुझाव को हमारे साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।